हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों का मेरे चैनल पर फिर से वेलकम करती हूँ। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पहले ही, लेकिन एक गैप आ गया था। आज से फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको फिर से एक नया सब्जेक्ट बताने जा रही हूँ। आज के सब्जेक्ट का नाम रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने लॉ पे और इंजीनियरिंग पेपर पर बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे लॉज कवर किए हैं। आप लोगों के प्यार, प्रेम और स्नेह के कारण ही आज फिर एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट्स। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी बात के साथ में। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग रिसर्च की। इसको हमने दो हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्टली वी हैव टू कवर द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है कंज्यूमर और एक है बिहेवियर। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नए सब्जेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके टॉपिक को, उसके टाइटल को तोड़ लो, उसकी एक एक चीज को समझ लो, ताकि दिमाग में एक प्रिफेस बन जाए कि हमें क्या क्या करना है। अब कंज्यूमर बिहेवियर है तो मैं बात करती हूँ कंज्यूमर को अलग करो और बिहेव को अलग करो। बिहेव एक साइकोलॉजिकल टर्म है और एक कंज्यूमर जो है एक ऐसा पर्सन है जिसे साइकोलॉजिकल ट्रीट किया जाता है मार्केटर या सेलर की तरफ से। तो कंज्यूमर एक्चुअली है क्या, ये भी तो समझना जरूरी है। कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, कंज्यूमर किस तरीके से काम करता है, और कंज्यूमर को स्टडी करना इतना कितना इम्पोर्टेंट है कि जो सेलर और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन जो करते हैं उसके अलावा इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना होता है। व्हाट देयर कंज्यूमर थिंक्स इन हाउ मैनर द कंज्यूमर रिएक्ट्स एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो ये जो सारी चीजें है ना, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हुए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कंज्यूमर के बारे में या कस्टमर के बारे में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। देखो, अगर एक व्यक्ति कोई सर्विस या कोई गुड्स परचेस करता है, अवेल करता है, कोई भी चीज करता है ना, तो अगर उसे गुड एक्सपीरियंस हुआ होता है ना, तब तो वो 9 टाइम्स लोगों को बात बताता है कि अरे ये चीज मैंने खरीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम भी देखना इसे खरीद करके। यानी पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करता है वो अगर 9 टाइम्स, तो 16 टाइम्स वो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है अपने साथियों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ में, अपने सर्किल के साथ में, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। तो जो 16 टाइम्स वो अगर अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को स्प्रेडिंग कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो आप सोच के देखो एक मैन्युफैक्चरर के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है कि पता नहीं उसको कि उसका कस्टमर इसके बारे में क्या परसेप्शन लेके चल रहा है, व्हाट ही थिंक्स अबाउट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, अबाउट द प्रोडक्ट्स प्राइस वगैरह जो भी कुछ है ना। तो अगर वो उसका नेगेटिव शेयरिंग कर रहा है तो 16 टाइम शेयरिंग कर जाएगा एक कस्टमर। And there is not only a single mere one customer in the market. There are so many customers. तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो वो कर रहा है शेयर कम, और उसके कंपैरिजन में जस्ट अबाउट टू डबल वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। यही बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि एक मैन्युफैक्चरर या एक सेलर या एक मार्केटर या एक प्रोड्यूसर वो बहुत फोकस करता है अपने कस्टमर पर। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए वो बहुत कुछ एफर्ट्स करता है, बहुत टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, और इसलिए ही ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक कस्टमर को माइंड को पढ़ना, एक उसकी नीड्स को समझना, उसके अकॉर्डिंग अपने जो सर्विस और प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो एट्रीब्यूट्स को शामिल करना, मार्केट में टाइमली उसके सामने चीज़ों को लेके आना और उसके सेटिस्फैक्शन को गेन करके एक उम्मीद करना कि वो अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा। बात सुनने से ही समझ में आ रही होगी कि कितनी चैलेंजिंग है। तो एक्चुअल मार्केट में और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अपन इसी बात से आगे बढ़ने की। तो हम एक बात करेंगे, अपना जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसको आज मैं आपको कंज्यूमर को फोकस कर रही हूँ, बिहेवियर को बाद में बताऊंगी, क्योंकि कंज्यूमर अपने आप में बहुत डेप्थ टर्म है
होता क्या है, कंज्यूमर कौन होता है, क्यों ये कैसे काम करता है, और मार्केट की नब्ज इसके पास में कैसे होती है, क्यों मार्केटर के लिए दिल की धड़कन बढ़ाने वाला एलिमेंट है ये। जरा बात करते हैं। अब आप कंज्यूमर को दो तरीके से देखिएगा। एक है कंज्यूमर एज अ पर्सन, एक व्यक्ति होता है जिसको अपन नाउन कह सकते हैं। एक होता है कंज्यूमर से जुड़ा हुआ एक और टर्म कंज्यूमरिज्म, है ना। हिंदी में कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता और कंज्यूमरिज्म को बोलते हैं उपभोक्तावाद। दोनों टर्म हमें समझ में आनी चाहिए। When we are study the consumer, we have to understand both the terms, what is the consumer and what is the consumerism, right? तो अब बात करते हैं कंज्यूमर को अगर पर्सन मान रहे हैं तो इसको भी हम दो बातों में कर लेते हैं। कंज्यूमर से रिलेटेड कितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको कवर करते हैं। कंज्यूमर को किन किन चीजों का फर्क पड़ता है, क्या क्या बातें उस पर इम्पैक्ट डालती हैं, उन सारी चीजों का। और कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर के पर्सन के अलावा उसके टर्म्स के साथ उसके टाइप्स की भी बात करेंगे। कितने तरीके के होते हैं कंज्यूमर्स, राइट। तो अब जरा बात कीजिएगा कौन कौन सी टर्म्स जुड़ी हुई है कंज्यूमर के साथ साथ। देखो, सबसे पहले कंज्यूमर ही ले लेते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर जनरली हम रिप्लेस करते हुए बात करते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में बात करते हैं कि कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, कस्टमर भी बोल सकते हैं। पर अगर लिटरली बात करेंगे तो कंज्यूमर और कस्टमर दोनों अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? वन हु कंज्यूम्स द थिंग्स, द परचेज, वो चीज है। तो कंज्यूमर कौन है? एक गुड्स को, एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को जो अवेल करता हो, जो यूज करता हो या जो कंज्यूम करता हो, उसकी यूटिलिटी को गेन करता हो। द पॉइंट इज दिस, वो कंज्यूमर है। किसी चीज के होने के, उसकी यूटिलिटी को लेना, उसको यूज करना, उससे बेनिफिशियरी होना, दैट इज अ कंज्यूमर। कस्टमर किसको कहते हैं? अब कस्टमर और बायर एक ही बात है। तो कस्टमर क्या है? कस्टमर वो जो पैसा खर्च कर रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वन हु स्पेंड द मनी टू परचेज द थिंग्स विल कंज्यूम द थिंग्स। इट इज नॉट नेसेसरी। तो क्या मुद्दा है? बायर वो, हर वो व्यक्ति जो स्पेंडिंग करता है और अपनी चीज को कोई खरीदता है। मैं मार्केट में जाता हूँ और एक कमोडिटी खरीद के लेके आता हूँ, उसके लिए मैंने 2000 रुपये दिए, या शूज़ खरीद के आता हूँ, मैंने 2-4 हज़ार रुपये दिए, तो वो मेरे लिए, मैं बायर, मैंने रुपए खर्च किए हैं। अब वो शूज़ मैंने खुद के लिए लिए हैं या मेरे बच्चे के लिए लिए हैं या मैंने किसी को देने के लिए लिए हैं, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। तो हो सकता है उस चीज़ की यूटिलिटी तो कोई और अवेल करे और मैं इसके लिए पैसा जो खर्च कर रहा हूँ वो कोई और। तो कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर हो गया। कस्टमर वो जो खरीदता है, कंज्यूमर वो जो उसे यूज करता है। दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। कोई जरूरी नहीं होता कि एक बायर कंज्यूमर भी हो और एक कंज्यूमर है तो बायर होगा ही होगा। इट्स नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी। आगे की बात करते हैं कंजम्पशन। दिस इज द एक्ट। ये एक्ट होता है, किसी चीज को यूज करने का एक्ट होता है, वो होता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब होता है आप उसको उपभोग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक कंज्यूमर जो होगा ना, वो अपना जो रिएक्शन देता है ना, आफ्टर द कंजम्पशन ही देता है। आफ्टर द कंजम्पशन ही और शी डिक्लेयर्स व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो कंजम्पशन इज अ प्रोसेस, कंजम्पशन इज अ नेक्स्ट स्टेप जो कि कंज्यूमर करता है। इसके ही बेस पर वो अपनी यूटिलिटी या अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को डिस्क्राइब करता है या शेयर करता है। तो इसका मतलब ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो गई जो कि कंजम्पशन है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। वन हु प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर, वन हु मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चरर, राइट। तो अब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। देखो, जब भी जमीन से या समुद्र से, यानी धरती के नीचे से या धरती से कोई चीज को निकाला जाता है और उसमें यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, दैट इज द प्रोड्यूसर। वो उत्पादक है। मैन्युफैक्चरर को हिंदी में निर्माता बोलते हैं। निर्माता जो नेचुरल प्रोसेस से हमें चीजें मिली है उनको ट्रांसफॉर्म करता है और उसकी यूटिलिटी क्रिएट करता है, दैट इज मैन्युफैक्चरर। इमेजिन, आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ, एक फार्मर जो होता है, एक फिशरमैन जो होता है, समुद्र में से मछली को निकाल रहा है या जमीन में से उसने अनाज बोया और उसने फसल निकाली, दैट इज प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर है, समझ रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरर क्या है? अनाज बना, अनाज से जैसे गेहूं हुआ, उस गेहूं से ब्रेड बनी, वो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन नहीं है। वो प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर दो अलग अलग बातें।
मैं हर चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बी मिंगल। कोई भी चीज में गड़बड़ी मत करना। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो नेचुरल प्रोसेस से जो प्रोडक्शन हमारे पास में आया हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करता है और यूटिलिटी एनहेंस करता है, वो मैन्युफैक्चरर होता है। प्रोड्यूसर वो होता है जो जमीन या जमीन से नीचे की चीज़ों को प्रोसेस्ड है, वो नेचुरल गिफ्टेड है, उनको सिर्फ उसमें एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जैसे जमीन में से कच्चा तेल निकालना, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। पर जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है ना, उससे पेट्रोल बनाना, गैसोलीन बनाना, वैक्स बनाना, वो सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है, उनको हम फिल्टर करते हैं, रिफाइन करते हैं। प्रोडक्शन, जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, उनका जो आउटपुट होता है, एंड रिजल्ट जो होता है, जो यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, वो मार्केट एबिलिटी क्रिएट करते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन। यूटिलिटी आपको मैंने बता दिया, जब कंजम्पशन होगा तो यूटिलिटी उसके बाद आएगी। कंजम्पशन के बाद ही पता चलता है कि इस चीज में मेरे लिए मेरे लेवल की यूटिलिटी थी या नहीं, राइट। तो यूटिलिटी प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है, लेकिन यूटिलिटी एक एक्सपीरियंस होता है जो कि कंजम्पशन के बाद आता है, ठीक। आगे बात करते हैं मार्केट, अ प्लेस वेयर वन परचेजेस और वन सेल्स। कोई आदमी खरीदेगा या बेचेगा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक प्लेस होता है, एक सिस्टमैटिक एरिया होता है जहाँ पे सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो चीज़ को खरीदते हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। पर मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर पे बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर आते हैं और अपनी नीड सेटिस्फैक्शन को करते हैं, ठीक। मार्केटिंग, द वे ऑफ मार्केट, जिन तरीकों से मार्केटिंग की जाती है, हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, हाउ टू अट्रैक्ट द बायर्स, ऑल दीज एफर्ट्स आर कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग सेलर की भी होती है, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी होती है, मार्केटिंग प्रोड्यूसर की तरफ से भी होती है, डीलर्स की तरफ से भी होती है, जो बीच के मिडिल चेन होती है जिसको अपन होलसेलर और रिटेलर कहते हैं, उनकी भी होती है। हर एक व्यक्ति का अपना एक एफर्ट होता है, हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, दैट इज मार्केटिंग। ऑल द एफर्ट्स रिलेटेड टू द सेलिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग, राइट। प्राइस, on the basis of price, marketing efforts convert into profit. प्राइस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया और कहना चाहिए फोरमोस्ट क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज की यूटिलिटी या उसकी क्वालिटी को जज करने का। कोई अगर चीज बहुत महंगी होती है तो हो सकता है लोग उसे ना खरीदें, कोई चीज बहुत सस्ती होती है तो घटिया भी कह सकते हैं, विदाउट एनी कंजम्पशन। बिना यूज किए भी लोग कह सकते हैं अरे ये इतनी सस्ती, घटिया ही होगी। तो प्राइस, कीमत जो कहते हैं ना, कीमत डिफाइंस द वैल्यू, यानी प्राइस डिफाइंस द वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है? बहुत गहरी बात कर रही हूँ बच्चों, बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हैं बच्चों को कंफ्यूजन देती हैं या पता ही नहीं होती हैं। और स्टूडेंट्स, यू ऑल आर नॉट अवेयर कि आपको क्या चीज़ नहीं पता है जो कि होनी चाहिए थी। दिस इज माई एफर्ट। मैं यही चाहती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी सी टर्म्स पता होनी चाहिए कि प्राइस और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, या यूटिलिटी और कंजम्पशन और प्राइस का क्या रिलेशन होता है, एक प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर किस तरह से रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर पढ़ रहे हैं कहने को हम, लेकिन कंज्यूमर से रिलेटेड टर्म्स है ये, एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो प्राइस क्या है? प्राइस के बेसिस पर वैल्यू बनती है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस पर। हम प्राइस से जज करते हैं, एक्चुअली हम प्राइस से जज करते हैं। तो प्राइस इज द बेसिक क्राइटेरिया, राइट। ये तो सारी मैंने जो जितनी भी मेरे को लगा कि ये कंज्यूमर से रिलेटेड टर्म्स है वो मैंने आपको समझाई। बीच बीच में और भी सारी चीजें बताती जाऊंगी जहां जहां मुझे ऐसा लगेगा कि ये बताना जरूरी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। कंज्यूमर के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं? तो ध्यान दो बच्चों, बहुत सारे तरीके के होते हैं कस्टमर्स। चाहे यहाँ पे आप कस्टमर बोल लो चाहे कंज्यूमर कह लो, यहाँ पर ये दोनों सब्स्टिट्यूट का काम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है पर्सनल कंज्यूमर। जब मैं मेरी पर्सनल यूज के लिए, मेरे पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, मेरे पर्सनल यूटिलिटी के लिए कोई चीज को खरीदूं, वो होता है पर्सनल कंज्यूमर। मुझे एप्पल खाने की इच्छा हुई, मैंने एप्पल खरीद लिया। मेरे को शूज खरीदने की नीड थी, मैंने शूज खरीद लिए। दैट मीन्स आई एम पर्सनल कंज्यूमर। मैंने मेरे निजी उपयोग के लिए या उपभोग के लिए जब कोई चीज को या सर्विस को खरीदा, दैट मीन्स आई एम द पर्सनल कंज्यूमर। या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। जब कोई संस्था के लिए कोई चीज खरीदी जाती है, जैसे गवर्नमेंट है, सरकार कोई बॉडी नहीं है, नेचुरल बॉडी नहीं है। कोई ऑफिस है, वर्क प्लेस है, कोई नेचुरल बॉडी नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल बॉडीज है।
जब उसके लिए रन करने के लिए कोई चीज खरीदी जाती है, जैसे एक हॉस्पिटल है तो 200 बेड खरीदे गए, वेंटिलेटर्स के सिस्टम्स खरीदे गए, मशीनरी खरीदी गई, कंप्यूटर्स खरीदे गए, ये ऑर्गेनाइजेशनल परचेज है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर हो गया। तो लगभग जो संस्थाएं होती हैं, सोसाइटीज होती है, गवर्नमेंट होती है, वो सब इस कैटेगरी में आती है। क्लियर? ग्रीन कंज्यूमर, ग्रीन कंज्यूमर क्या होता है? वो एक कोशिश करता है, जब वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए जब वो खरीद करता है ना, वो ग्रीन कंज्यूमर होता है। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से अपने एनवायरमेंट को उसका कोई ऐसा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो जाए। जैसे सिंपल सी एक बात है, पहले लोग जो केले के पत्ते हुआ करते थे उनको पत्तल की तरह यूज करके खाना खाया करते थे, और उसको यूज करने के बाद में वो गाय खा लिया करती थी, तो मतलब इको फ्रेंडली हो गया वो, राइट? अब हमने प्लास्टिक के जो पत्तल डिस्पोजेबल जिसको अपन कह रहे हैं, ये जो हम यूज करते हैं, उससे क्या है, इनका डिस्पोज होना बहुत मुश्किल है। गाय भी नहीं खाती, और अगर खा ले तो उसमें प्लास्टिक की लेयर होती है, आपको पता होगा। तो ये जो प्लास्टिक की लेयर है उसके लिए बहुत, लाइफ के लिए बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो दैट इज नॉट इको फ्रेंडली, राइट? तो ये जो चीज है, ग्रीन जो कंज्यूमर होता है ना, वो हमेशा अपनी हर खरीद में इस चीज को फोकस करता है कि कहीं मेरे वजह से कोई एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट में मेरा कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो होते हैं ग्रीन कंज्यूमर्स, राइट? नेक्स्ट, रेशनल कंज्यूमर्स। रेशनल कंज्यूमर्स का मतलब है अपनी बुद्धि का यूज करेंगे, समझ का यूज करेंगे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। आज आपको एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जरूरत है, तो आप यूं नहीं कि मार्केट गए और खरीदा और ले आ गए। हो सकता है आपकी बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप बाइंग कैपेसिटी तो अच्छी है, लेकिन एक बार सर्च तो करना चाहिए था, कंपैरिजन तो करना चाहिए था, ऑल्टरनेटिव्स तो देखने चाहिए थे, उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, ये चीज तो सोचनी चाहिए थी। अगर इस तरीके की जो कंपैरिजन करना या एक चीज को फैला करके समझना और फिर सोच समझ करके एक निर्णय लेना, उसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। हड़बड़ी में कभी निर्णय नहीं लेता रैशनल कंज्यूमर, हास्टी डिसीजन से हमेशा दूर रहता है, उसको बोलते हैं हम रैशनल कंज्यूमर। एक आता है हैबिचुअल कंज्यूमर। हैबिचुअल कंज्यूमर, मुझे पता है यही चीज चाहिए, मुझे इसी दुकान से चाहिए, बस स्टिक, ज्यादा कोई ऑल्टरनेटिव्स में दिमाग ही नहीं लगाना, मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड की ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, मुझे वहीं से चाहिए, उस जगह से ही चाहिए, उस दुकान से ही चाहिए, उस शोरूम से ही चाहिए, बस। दैट इज हैबिचुअल, आदतन है वो, उसको कोई बदलाव नहीं चाहिए, और वो बहुत जल्दी से बदलता भी नहीं है। वो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ब्रांड स्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस। वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही खरीदना पसंद करते हैं जिसको वो खरीदते आए हैं। दैट इज द हैबिचुअल कंज्यूमर। एक होता है इम्पल्सिव, बहुत ही जल्दी इम्पल्सिव हो जाता है। कहीं भी डिस्काउंट का ऑफर देखा, सेल का ऑफर देखा, प्रीमियम, कुछ फ्री गिफ्ट्स, सैंपल्स, सेल, ये सारी चीजें उसको इंसिस्ट करती है, अरे खरीद लो, आज ही खरीद लो, पता नहीं कल ये मौका मिले ना मिले। एंड जनरली ये माना जाता है कि विमेन्स आर इम्पल्सिव कंज्यूमर्स, पर इट इज नॉट ट्रू, एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। कहा यह जाता है कि महिलाएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं, कहीं भी सेल लग रही हो, कहीं भी प्रीमियम पे कोई चीज मिल रही हो, फ्री सैंपल हो, पर एक्चुअली महिलाएं समझदारी से निर्णय लेती हैं। वो ये चीज सोचती है कि क्या मुझे इसकी जरूरत है, अगर जरूरत है और सेल लग रही हो तो वो उस मौके को एनकैश करती है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है, डोंट बी हास्टी। अगर मेरी नीड है और इस नीड के हिसाब से मुझे कोई ऑफर ऐसा मिल रहा है, तो व्हाई नॉट दिस। मैं फिर रेगुलर मार्केट्स में ही जाकर के क्यों एक रेगुलर प्राइस पे चीज को खरीदूं? व्हाई नॉट कि मुझे कोई प्रीमियम डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये रैशनैलिटी है। पर हाँ, अगर मुझे जरूरत ही नहीं थी पर सेल लग रही थी, मैंने सोचा अरे ले लेता हूँ, क्या पता अगली बार सेल लगे या नहीं लगे, ले लो, वो होते हैं इम्पल्सिव। उनको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। एक परसेप्शन है कि फीमेल होती है इस तरह की कैटेगरी के कंज्यूमर्स में, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। जो अगर इरेशनल डिसीजन वाले कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो जनरली इम्पल्सिव में होता है, और इट इज नॉट रिलेटेड विद जेंडर। मैं क्लियर कर रही हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड विद जेंडर कि ये लेडीज के लिए ही मामला है या जेंट्स का ही मामला है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति की खुद की सोचने समझने की क्षमता पर, राइट? तो ये
मैंने बता दिया आपको टाइप्स। अब छोटी सी बात और यहाँ पे बता रही हूँ, अभी और ज्यादा नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमर के बारे में, तब कहीं जाकर के अपन बिहेवियर शुरू करेंगे। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर चीज को मैं डिटेल में बता रही हूँ और ऐसा डिटेल आपको एक बुक में तो कभी नहीं मिलेगा, ये यकीन दिला रही हूँ मैं आपको। तो डेफिनेटली माई वीडियोज विल बेनिफिशियरी फॉर यू। अब बात करते हैं कंज्यूमरिज्म। होता क्या है कंज्यूमरिज्म? देखो, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी ये टर्म 1950 में। 1950 में ये जो टर्म यूज की गई थी, ये इसने साफ कहा था कि कंज्यूमरिज्म क्या होता है। कंज्यूमरिज्म होता है जिसमें आप एक उपभोक्ता जो होता है ना, एक उपभोक्ता, वो किस तरीके से चीजों को खरीद रहा है, वो एक विश्वास लेके चीजों को खरीदता है, और जब वो विश्वास लेके खरीदता है उसके हिसाब से उसे क्या मिला, वो जो क्या मिला है ना, उसका यही चीज ये बताता है कि किस तरीके से चीजों में उसने यूटिलिटी पाई, उसको किस तरीके से चीजों से फायदा हुआ। आ रही बात समझ में? तो कंज्यूमरिज्म जब शुरू हुआ था तो ये 1950 में शुरू हुआ था, और क्योंकि ये माना जाता है मार्केट का राजा होता है कंज्यूमर, और मार्केट भरा हुआ है चीजों से, सर्विसेज से, गुड्स से भरा हुआ है, तो किस तरीके से इन सब्स्टिट्यूट्स में से एक कस्टमर अपने बेस्ट चीज को सेलेक्ट करेगा और उसको वो यूटिलिटी मिल पाएगी, उसको वो सेटिस्फैक्शन हो पाएगा, ये उसकी एक्चुअली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो उस एक्सरसाइज में कहीं उसको कोई धोखा ना हो जाए, ये तो कंज्यूमरिज्म एक्चुअली, फिलिप कोटलर, अगर आप मार्केटिंग के जो गुरु हैं, उन्होंने एक चीज कही थी कि कंज्यूमरिज्म को आप एक सोशल मूवमेंट मान लो। क्या मान लो? सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दे दी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था इसका क्या मतलब होता है कि एक चीज को खरीदने के संबंध में सेलर के अगेंस्ट में एक कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, और क्या उसकी पावर्स होती हैं, क्या उसकी शक्तियां होती हैं। ये है उपभोक्तावाद। सोशल मूवमेंट की टाइटल दे दिया गया था। और अगर मैं आपको बताऊं, कंज्यूमरिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स भी कहा गया है। ये ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट है ना, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होते हैं। उसमें क्या होता है, एक चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, या वो सरकार हो, कोई भी हो, हर एक कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, ताकि कि जो भी मार्केट में माल प्रैक्टिसेस या माल ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है या अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, उनसे उन्हें प्रोटेक्शन दिलाया जा सके। तो ये समझना भी तो पड़ेगा कि कंज्यूमरिज्म में क्या क्या होगा, तब हम उन्हें कहीं प्रोटेक्शन दे पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो चीज हुई थी ना, ये सबसे पहले 1950 में आई थी। और 1950 में मैं आपको बता दूं, एक बहुत स्पेशल एक्टिविस्ट हुए थे, राल्फ नाडार। उन्होंने यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, और यूएस के ही प्रेसिडेंट थे उस समय के, जॉन एफ कैनेडी जो थे, उन्होंने इसके लिए एफर्ट्स किए थे कि किसी भी तरीके से एक कस्टमर को मार्केट में चीजों के सिलेक्शन में, यूज करने में कहीं कोई धोखा, कहीं कोई रिस्क नहीं आना चाहिए, और इसी चीज को नाम दिया गया था कंज्यूमरिज्म। तो अगर रियल सेंस की बात करेंगे तो एक तरीके से ये लोगों की प्रतिक्रिया होती है, ताकि कि लोगों की जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्शन दी जा सके, या उसके डिससेटिस्फैक्शन को कम किया जा सके। ये सारी चीजें हैं। तो जॉन कैनेडी ने तो आपको मैं बता दूं, 1950 में जब ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लगभग 10-12 सालों बाद 62 में तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि 4 राइट होने चाहिए एक कस्टमर के पास में। एक कंज्यूमर के 4 राइट की उन्होंने घोषणा कर दी थी कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज एंड राइट टू हियर। उसे सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, उसको चूज करने का अधिकार होना चाहिए, उसको सूचना पाने का भी अधिकार होना चाहिए, और उसको सुरक्षा पाने का भी अधिकार होना चाहिए। और उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इसमें आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई थी। धीरे धीरे हम आपको सारी चीज बताएंगे, पर आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत कुछ हुआ आज, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, और अपने नोट्स जरूर बनाना, तब कहीं जाके इन वीडियोस से आपको वैल्यू मिल पाएगी। केवल एक बार सुनने से आपको कभी भी वीडियो से वो यूटिलिटी नहीं मिल सकती, जब तक कि आप अपने सब्जेक्ट कंटेंट को अपने नोटबुक में राइट डाउन नहीं करते। तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो समझ में आएंगे, पसंद आएंगे, और कोई भी मेरे से बात आपको करनी हो, यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई स्टूडेंट्स। थैंक यू।